क्लास 10th बोर्ड एग्जाम 2024 200 वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर। हम आपको 200 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पढ़ाएंगे। इसके लिए हम आपको 3 वीडियो प्रोवाइड करेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। अगर ये वीडियो आप पूरी कंप्लीट देख लेते हो तो आपकी जो बोर्ड एग्जाम में 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आने वाले हैं, तो 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न बोर्ड एग्जाम में बिठाने की हमारी 100% गारंटी। पर आपको वीडियो को एक बार फुल वॉच करना है। देखिए, हम पार्ट 1 में क्या पढ़ेंगे? अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं, अध्याय 2 द्विघात बहुपद, अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण और अध्याय 4 द्विघात समीकरण और अध्याय 5 समांतर श्रेणी। और पार्ट 2 में ये बाद वाले चैप्टर पढ़ेंगे और पार्ट 3 में हम ये बाद वाले चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले पार्ट 1 को पढ़ने वाले हैं, अध्याय 1 से लगाकर 5 तक। आप 2022 और 2023 जो बोर्ड एग्जाम का पेपर हुआ था, उसमें 30 में से 30 वस्तुनिष्ठ यानी जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न उसमें आए थे वो सारे उसमें से कवर हो गए थे इन्हीं में से। तो आप इनको मिला भी सकते हो एक बार, लेकिन एक बार आपको वीडियो को फुल वॉच करना है। अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं। प्रश्न क्रमांक 1, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? एलसीएम गुणा एचसीएफ। अगला प्रश्न, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से बनी संख्या क्या कहलाती है? तो वास्तविक संख्या है। क्वेश्चन 3, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल बराबर क्या होता है? भाज्य। क्वेश्चन 4, पाई एक संख्या है तो कौन क्या है? अपरिमेय। अगला देखिए, परिमेय संख्याओं को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? तो किस रूप में व्यक्त करते हैं इसको? P/Q के रूप में। अगला प्रश्न, परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार होता है तो क्या होता है? शांत या अशांत आवृत्ति। अगला प्रश्न, अंकगणित का आधारभूत प्रमेय क्या है? तो प्रत्येक भाज्य को अभाज्य संख्याओं के एक अद्वितीय गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है तथा यह गुणनखंड अद्वितीय होता है। अगला प्रश्न, ऋण 5 एक संख्या है तो अपरिमेय, 7 ऋण 3 एक संख्या है तो अपरिमेय। अगला प्रश्न है, 8, 9, 25 का एचसीएफ होगा। तो देखिए, 8 का आपको सबसे पहले एलसीएम यानी गुणनखंड करना है ना? तो ऐसे करो गुणनखंड, 9 का करना है और 25 का करना है। ठीक है, अब देखिए ये जो तीनों संख्या है तो इसको सबसे पहले अपन लिखें 2 गुणा 2 गुणा 2, इसको भी लिखो 3 गुणा 3 और इसको भी लिखो 5 गुणा 5। ये जो एचसीएफ होता है, ये एचसीएफ जो है आपका, इसको नीचे से मिलाओ और ऊपर से मिलाओ तो 8 जैसा बनेगा। तो देखिए, इनमें कोई संख्याओं का जोड़ा मिल रहा है क्या? इधर 2 है, इधर 3 है, इधर 5 है ना? तो इधर कुछ नहीं है तो अपन 1 लिख सकते हैं। अब देखो, इस 1 का जो जोड़ा बन गया 1, यानी 8 जैसा बन गया। तो अपना जो एचसीएफ का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 1। ठीक है, इसी प्रकार देखिए अगला क्या है अपना, 12, 15 और 21 का एलसीएम लिखना है। तो देखिए, ये 12 गुणनखंड करिए, 15 करिए और 21 का करिए। तो पहले 12 का लिखिए अपन, है ना? 2 गुणा 2 गुणा 3, 12 का लिख दिया। 15 का लिखो 3 गुणा 5 और 21 का लिखो 7 गुणा 3, तीनों लिख दिए। अब देखिए, सबसे पहले ऊपर वाली संख्या देखो, तो ऊपर वाली संख्या में क्या है? 2 गुणा 2 गुणा 3, ये पूरे लिख दिए। अब देखो नीचे वाली में क्या है? 3 एक बार है, 3 अपन ने लिख रखा है तो बचा क्या? 5, तो 5 को लिखो। अब देखो नीचे वाली में देखो 3 एक बार है, 3 लिख रखा है, बचा क्या? 7, 7 को लिखो। अब गुणा करें, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, 12 गुणा 5 में करो 60 और 60 का गुणा आप इसमें करोगे
7 में, तो 7 छंगा 42 यानी 0 का 0, तो कितना आंसर आएगा इसका 420। इसी प्रकार देखिए 26 और 51 का HCF लिखना है ना। तो 26 का गुणनखंड करिए, 51 का गुणनखंड करिए। तो पहले 26 को लिखे अपन 2 गुणा 13 और 51 का लिखे 7 गुणा 13। ये जो देखो HCF है, इसको ऊपर से मिलाओ नीचे से मिलाओ, है ना, तो 8 जैसा बनेगा। ठीक है, तो अपना जो ये 13 है इसका एक जोड़ा बन गया यानी 8 जैसा बन गया, तो अपना HCF कितना आ गया 13। वो आपका अध्याय 1 कंप्लीट हो गया। हम अध्याय 2 बहुपद, है ना। तो प्रश्न क्रमांक 1, रेखिक बहुपद का व्यापक रूप लिखिए। तो रेखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, एक्स प्लस बी। अगला प्रश्न, रेखिक बहुपद एक्स प्लस बी का शून्यक होगा तो क्या होगा, माइनस का बी बटा ए। अगला प्रश्न, रेखिक बहुपद की अधिकतम घात होती है। तो रेखिक बहुपद की अधिकतम घात कितनी होती है, 1। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप लिखिए। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, एक्स वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी। अगला प्रश्न, द्विघात बहुपद की अधिकतम घात होती है तो कितनी होती है, 2। अगला प्रश्न, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप लिखिए। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ए एक्स की घात 3 प्लस बी एक्स की घात 2 प्लस सी एक्स प्लस डी। अगला प्रश्न, त्रिघात बहुपद की अधिकतम घात होती है। तो देखो 3 घात पढ़ा अपन ने, तो इसी सबसे घात क्या होती है 3, तो क्या हो जाएगा आंसर 3। अगला प्रश्न, रेखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होती है, 1। अगला प्रश्न, द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या होती है तो कितनी होती है, 2। त्रिघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होती है, 3। अगला प्रश्न, दो बहुपदों का योग सदैव होता है तो बहुपदी होता है। अगला प्रश्न, चर x के बहुपद px में x की उच्चतम घात को क्या कहते हैं, तो बहुपद की घात कहते हैं। अगला प्रश्न, यदि द्विघात बहुपद x का वर्ग प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा और बीटा हैं तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, माइनस का b बटा a। इसी प्रकार अगला प्रश्न, यदि द्विघात बहुपद एक्स वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक अल्फा और बीटा है तो अल्फा डॉट बीटा का मान कितना होगा, सी बटा ए। अगला प्रश्न, बहुपद एक्स वर्ग माइनस 3 के शून्यक होंगे। देखो ये एक्स वर्ग माइनस 3 जो है ना, तो इसको एक्स वर्ग माइनस 3 लिखो, इसके बराबर 0 लगाओ, है ना। एक्स वर्ग ये माइनस का 3 इधर आएगा, क्या हो जाएगा प्लस का, है ना। जिस अपन इसका वर्ग हटाएंगे, है ना, तो ये रूट लगता है ना, तो प्लस और माइनस दोनों के साथ रूट लगता है, तो आपका शून्य क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट 3। अगला प्रश्न, बहुपद 4 एक्स की घात 5 प्लस 3 एक्स की घात 4 प्लस 2 एक्स की घात 3 प्लस एक्स वर्ग प्लस 5 में बहुपद की अधिकतम घात कितनी, तो देखो सबसे बड़ी घात कितनी, यहाँ 5 या 4 या 3 या 2, सबसे बड़ी घात कौन है, 5, तो क्या आ जाएगा 5। ये आपका अध्याय 2 कंप्लीट हो गया। हम अध्याय 3 को पढ़ने वाले। अध्याय 3 दो चर वाले रेखिक समीकरण। रेखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के अद्वितीय हल होने की शर्त है। तो a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के। अगला प्रश्न, रेखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के कोई हल नहीं होने की शर्त है। तो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2 के। इसी प्रकार अगला प्रश्न, रेखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के अनेक हल होने की शर्त है। तो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, तीनों बराबर होते हैं इसमें। अगला प्रश्न इसी प्रकार, जब a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 हो तो समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 पर रेखाएं होगी। तो जब ये दोनों आपस में कटते तो कौन सी होती है, प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है। अगला प्रश्न, x माइनस 2y बराबर 0 और 3x प्लस 4y बराबर 20 पर दी गई रेखाएं होगी। देखो तो क्या करना है, इधर x का मान और इधर x का मान लिखना है, यानी x का मान इधर कुछ नहीं है तो x, इधर x का मान कितना है 3, इसको डायरेक्ट बटे में लिखो। इधर x का मान y का मान कितना माइनस 2, इधर कितना है 4, देखो काट 2 एकम तो 2 दूना 4, तो कितना बचा 1 बटा 3, इधर कितना बचा माइनस का 1 बटा 2, दोनों बराबर है क्या, देखो
1/3 है, ये -1/2 है, दोनों बराबर नहीं तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, तो अभी आपने पढ़ा है कौन सा है, प्रतिच्छेदी रेखा इसमें, तो ये सही है, तो ये भी क्या होगा, प्रतिच्छेद। अगला प्रश्न, एक ऐसा समीकरण जिसका आलेख एक सरल रेखा होता है वह समीकरण कहलाता है, तो रेखिक समीकरण। अगला प्रश्न, समीकरण x + 2y = 5 में यदि x का मान 1 हो तो y का मान होगा। देखो ये x + 2y = 5, तो x का मान 1 है, तो 1 + 2y = 5 है, तो 2y = 5, ये प्लस का एक इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो 2y बराबर, ये 5 में से गया तो 4, तो y = 4 और बटे में कितना आ जाए, 2, 2 दूना 4, यानी y का मान कितना आ गया, 2। अगला प्रश्न, दो चरों x और y वाले रेखिक समीकरण का मानक रूप लिखिए, तो क्या होता है, a1x + b1y + c1 = 0। अगला प्रश्न, समीकरण युग्म x + 2y + 5 = 0 और -3x - 6y + 1 = 0 के हल होंगे, तो कौन सा हल होगा। देखो इधर x का और इधर x का मान लिखना, तो x का मान इधर क्या है 1, इधर कितना है -3, इधर कितना है y का मान 2, इधर y का मान कितना है -6। ठीक है, देखो 2 एकम 2, 2 तिया 6, इधर इधर 5, इधर 1। अब देखो इधर क्या बचा, माइनस का 1/3, इधर भी क्या बचा माइनस का 1/3, ये दोनों बराबर हो गए, है ना। देखो 5/1, ये बराबर नहीं, ये दोनों बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं, तो क्या होता है, कोई हल नहीं है। ये आपका अध्याय 3 कंप्लीट हो गया। हम अध्याय 4 को पढ़ने वाले। अध्याय 4, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखिए, तो ax का वर्ग + bx + c = 0। द्विघात समीकरण के अधिक से अधिक कितने मूल हो सकते हैं, तो 2। अगला प्रश्न, द्विघात समीकरण में चर राशि की अधिकतम घात होती है, कितनी होती है, 2। अगला प्रश्न, द्विघात समीकरण के मूलों की संख्या होती है, तो कितनी होती है, 2। अगला प्रश्न, द्विघात समीकरण से मूल ज्ञात करने का सूत्र किसने दिया था, तो भारतीय गणितज्ञ श्री धराचार्य। अगला प्रश्न, द्विघात समीकरण x वर्ग + bx + c = 0 में a b c क्या है, तो वास्तविक संख्या है। अगला प्रश्न, द्विघात समीकरण x वर्ग + bx + c = 0 के विविध कर ज्ञात करने का सूत्र लिखिए, तो d = b वर्ग - 4ac। अगला प्रश्न देखिए, द्विघात समीकरण से मूल ज्ञात करने का सूत्र x बराबर -b ± अंडर रूट के अंदर b वर्ग - 4ac बटा 2a। अगला प्रश्न, वास्तविक और असमान मूल होंगे तब d का मान क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। अगला प्रश्न, वास्तविक और समान मूल होंगे, जब वास्तविक और समान मूल होते हैं तो d बराबर 0 होता है। अगला प्रश्न, काल्पनिक मूल, तो इसके लिए d का मान क्या होता है, 0 से छोटा होता है। अगला प्रश्न देखिए, समीकरण x - 2 का वर्ग बराबर 0 के हल है, तो देखो क्या करना है, इसकी घात 2 है तो इसको 2 बार लिखो, x - 2 x - 2, ये x - 2 है इसके बराबर 0 लिखो, तो ये माइनस का 2 इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, इधर x - 2 इसके बराबर 0 लिखो, ये माइनस का 2 इधर आएगा तो प्लस, यानी 2 और 2, तो इसके मूल क्या हो जाएंगे, 2 और 2। अगला प्रश्न देखिए, समीकरण x - 1 का वर्ग, तो इसको 2 बार लिखो, इसकी घात 2 है, तो x - 1 तो x - 1 इसके बराबर 0 लिखो, ये माइनस का 1 इधर आएगा तो प्लस का, तो x - 1 बराबर 0 लिखो, ये माइनस का 1 इधर आएगा तो प्लस का, तो 1 और 1, तो इसके मूल क्या हो जाएंगे, 1 और 1। अगला प्रश्न, समीकरण x वर्ग -3x - 10 बराबर 0 के मूल है। देखो इधर x वर्ग के साथ क्या है 1, इधर क्या है 10, तो 1 गुणा 10 करोगे तो इसका गुणा करो कितना आएगा, 10, है ना। अब आपको इस संख्या देखें, इसका गुणा करने पे 10 आए, तो 2 गुणा 5 करो कितना आएगा, 10 आता है गुणा करने पर। ठीक है, लेकिन अब आपको लाना क्या है, -3, तो -3 कैसे आएगा, चलो यहाँ करते हैं। -3 कैसे आएगा कि 5 में से आपने अगर 2 घटाया तो क्या बचता है, -3, है ना, बच गया। ये लाना था अपने को, है ना। ये जो 5 है और -2 है,
तो ये जो 5 है इसको लिखो प्लस का 5 माइनस, और प्लस का माइनस का 2 तो इसको प्लस का 2 कर दो, तो -5 और 2 ये आपके मूल हो गए। अगला प्रश्न, यदि px एक द्विघात बहुपद है तो px बराबर 0 को क्या कहते हैं? तो वर्ग समीकरण। अगला प्रश्न, द्विघात समीकरण का विविध कर ऋणात्मक हो तो मूल होंगे, तो मूल वास्तविक नहीं है। अगला प्रश्न, द्विघात समीकरण का विविध कर शून्य हो तो मूल होंगे, मूल असमान और वास्तविक होंगे। अगला प्रश्न, द्विघात समीकरण का विविध कर धनात्मक हो तो मूल होंगे, वास्तविक। द्विघात समीकरण का विविध कर धनात्मक पूर्ण वर्ग हो तो मूल होंगे, मूल परिमेय और असमान होते हैं। अगला प्रश्न, द्विघात समीकरण का विविध कर धनात्मक अपूर्ण वर्ग हो तो मूल होंगे, मूल अपरिमेय होते हैं। ये आपका अध्याय 4 कंप्लीट हो गया। हम अध्याय 5 को पढ़ने वाले। अध्याय 5 समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप लिखिए तो क्या होता है? ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d डैश, है ना। अगला प्रश्न, ए और बी का समांतर माध्य होगा तो ए और बी को जोड़िए, और कितने? 1 और 1 2, तो 2 से भाग लगा दो। अगला प्रश्न, यदि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी हो तब एनवा पद होगा, तो एन बराबर क्या होता है? ए प्लस n-1 इंटू डी। अगला प्रश्न, समांतर श्रेणी के लगातार कोई दो पदों का अंतर क्या कहलाता है? तो सार्वंतर। अगला प्रश्न, समांतर श्रेणी में किसी भी दो संख्याओं के बीच का सार्वंतर होता है तो समान होता है। अगला प्रश्न, क्या समान होने पर समांतर श्रेणी होगी? तो अंतर समान होता है जब होती है। अगला प्रश्न, एन पदों वाली समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा अंतिम पद एल हो तो श्रेणी का योगफल होगा, तो एसीएन बराबर n/2 ए प्लस एल होता है। अगला प्रश्न है, किसी समांतर श्रेणी सार्वंतर होता है तो क्या होता है? धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य होता है। अगला प्रश्न है, किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल लिखिए, तो एसीएन बराबर n/2 कोष्ठक में 2a प्लस n-1 इंटू डी। अगला प्रश्न, एपी 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 के लिए प्रथम पद और सार्वंतर लिखिए, तो प्रथम पद क्या होता है? 3/2 जो है ये आपका प्रथम पद हो गया। अब सार्वंतर निकालना है तो क्या होता है कि दूसरा पद में से आपको पहला पद घटा देनी, दूसरा माइनस पहला। दूसरा कितना है? 1/2। पहला कितना है? 3/2। अब देखो दोनों के बटे में 2 है, 2 लिखो। ऊपर क्या हो रहा? 1 -3 है ना, तो 3 में से 1 घटाया 2 बचा, लेकिन बटे में 2, तो ये ऊपर वाला बड़ा इसने -2 से 2 कट गया तो बचा क्या? -1, तो सार्वंतर क्या आ जाएगा? -1। एपी 3 1 -1 -3 के लिए प्रथम पद और सार्वंतर लिखे, तो प्रथम पद 3 हो गया। सार्वंतर कैसे करना? देखो दूसरे में से पहला घटाओ, दूसरा कितना है? 1, पहला कितना है? 3, तो 3 में से 1 घटाया तो 2 बचा माइनस का, बड़ा वाला माइनस का, इसलिए -2। अगला प्रश्न लिखिए, एपी 2 7 12 का 10वां पद लिखिए। 10वां पद कैसे याद करना है कि जो 10वां पद होता है ए प्लस 9d होता है ना, तो ए का मान कितना? 2 हो गया पहला, 9, और सार्वंतर देखो दूसरे में से पहला घटाओ तो कितना बचा? 5, तो गुणा 5, 9 5 45 हो गया, 2 का 2, इसको जोड़ोगे तो 47, यानी आपका आंसर क्या हो गया? 47। ये हमने पार्ट 1 को कंप्लीट कर लिया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में कमेंट करके बताएं, ताकि हम आपको दूसरा वीडियो प्रोवाइड कराएंगे इसके अगले वाला।